भूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिशु शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे पहले वोट को सपोर्ट, अब मलिन बस्तियों में खोट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियों से पहले अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू हो गई है और इस कड़ी में दून में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रशासन की कार्रवाई गतिमान है। अब तक 50 से अधिक अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि एनजीटी के आदेश पर नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने चूना भट्टा और दीपनगर बस्ती में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इस दौरान भारी विरोध का सामना अधिकारियों को करना पड़ा। स्थिति ये हुई कि ध्वस्तीकरण के लिए जो मकान चिन्हित थे उनमें रह रहे लोगों ने बाहर निकलने से इंकार कर दिया। इस पर पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें बाहर निकाला। आपको बता दें कि एमडीडीए और नगर निगम की टीम ने बीते दिनों सर्वे कर रिस्पना नदी किनारे 525 मकान चिन्हित किए थे और यहां अधिकतर मकान 11 मार्च 2016 के बाद बनाए गए हैं, जिनके अवैध निर्माण की श्रेणी में रखा गया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि वह इस मामले में कानूनी राय पर भी विचार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जनता निकाय चुनाव में इस कार्रवाई का बदला लेगी। वहीं माना जा रहा है कि प्रदेश में अब सितंबर-अक्टूबर में ही निकाय चुनाव हो सकेंगे। सरकार का तर्क है कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते निकाय चुनाव में देरी हो रही है। हालांकि निकाय चुनाव से पहले 15 सितंबर तक प्रदेश में मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के लिए भी उपचुनाव होना है। ऐसे में देखें तो नगर निकाय चुनाव की बारी इसके बाद ही आ पाएगी, जबकि जुलाई अगस्त में मानसून के कारण चुनाव कराने में दिक्कतें हो सकती हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों चुनाव से पहले बार बार मलिन बस्तियों का मुद्दा गर्माता जा रहा है। क्या मलिन बस्तियों के बहाने भाजपा कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हो गई है। सूर्य की बढ़ती तपिश के बीच बेघर होते लोग अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं। मेहनत की कमाई से बनाए गए आशियाने को उजड़ता देख पीड़ितों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। स्थिति ये हुई है कि ध्वस्तीकरण के लिए जो मकान चिन्हित थे उनमें रह रहे लोगों ने बाहर निकलने से इनकार कर दिया है। इस पर पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें बाहर निकाला। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान अकेले ही लोग जेसीबी से अपने आशियाने को टूटते हुए देखते रहे। इस दौरान किसी राजनीतिक दल ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध नहीं किया। प्रशासन ने अब तक 50 से अधिक अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए हैं। हालांकि मलिन बस्ती के मुद्दे पर राजनीति जरूर गर्मा गई है। 2002 से रह रहे हैं तो इनमें क्या करते हैं, बार बार धमकी दिए जाते हैं और नोटिस देते हैं कि देखो आपको जो है 2016 से जो पुराना डॉक्यूमेंट्स है, मतलब 14 का, 12 का, 15 का, जो भी पानी बिल और बिजली बिल, ये विभाग कहते हैं, निगम भी कहते हैं और वो एमडीडी वाले भी कहते हैं कि जो 2016 से जो है पुराना डॉक्यूमेंट्स दीजिए, तभी आपका सुनवाई कुछ। और हम देते हैं भाई, हमारे पास है नहीं, हम झुग्गी झोपड़ी में 9 साल हैं। देखिए, पूरी तरीके से अराजकता है। हर सर को छत देने की बात करने वाली मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज गरीबों को उजाड़ रही है। यहीं उत्तराखंड के देहरादून राजधानी में एक बीजेपी के पार्षद ने एक भूमि के अधिग्रहण उसकी बात की थी, कब्जे की बात की थी, जो सूचना के आधार में सही भी साबित हुई, जिसमें 3 बीघा कुछ मुट्ठी ज़मीन एक किसी ने कब्जा की, उसको सरकार ने खाली नहीं कराया। लेकिन जो गरीब है, जो वकील को पैसा नहीं दे सकते, जो कोर्ट नहीं जा सकते, उनको उजाड़ने में सरकार लग गई है। एनजीटी का हवाला दे रहे हैं। ये भी तो कहा गया था कि फॉर्म भरे जाएं, वो करे जाए, उसको सरकार ने क्यों नहीं किया? गरीब, अनपढ़, जो लोग के पास कुछ नहीं है, उनसे आप ये उम्मीद करेंगे फॉर्म भर के अपनी चीज़ों को दुरुस्त करें, वो नहीं हो सकता था। ये पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्यायालय का सम्मान करती है और न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है। और इस प्रकार से कांग्रेस की आदत है केवल बयानबाजी करना और ऐसी जगहों पर केवल और केवल राजनीतिक करण के लिए और राजनीति करने के लिए कांग्रेस माइलेज लेने के लिए इस प्रकार की चीजें करती है। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर भी अधिकांश जब आप देखेंगे, देश में अधिकांश राज्य कांग्रेस की सरकारों का रहा है।
और कांग्रेस के समय पर किस प्रकार से गलत चीजें कर करके, गलत चीजों को आगे बढ़ा करके लोगों को, समाज को बरगला करके राजनीति करने का काम इस प्रकार कांग्रेस करती है, आज भी वही कर रही है। आपको बता दें कि MDDA और नगर निगम की टीम ने बीते दिनों सर्वे कर रिस्पना नदी किनारे 525 मकान चिन्हित किए थे। यहाँ पर अधिकतर मकान 11 मार्च 2016 के बाद बनाए गए हैं, जिनको अवैध निर्माण की श्रेणी में रखा गया है। वहीं निकाय चुनाव से पहले अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध हुई इस कार्रवाई पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई के विरुद्ध नगर निगम का घेराव किया और इसी के साथ कांग्रेस का कहना है कि वह इस मामले में कानूनी पहलुओं पर भी विचार कर रही है। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि निकाय चुनाव में जनता भाजपा को इस कार्रवाई का जवाब देने वाली है और बता दें कि सितंबर-अक्टूबर में ही निकाय चुनाव हो सकेंगे। निकाय चुनाव के दंगल को जीतने के लिए सभी दलों ने जीत के दावे भी तेज कर दिए हैं। देखिए, सरकार निकाय चुनाव के प्रति कतई गंभीर नहीं है। अभी तक सरकार ने आरक्षण तय नहीं किया है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर सरकार ने कोई भी कार्रवाई आगे नहीं की है जो कार्रवाई होनी चाहिए थी चुनाव के लिए। वोटर लिस्ट में तमाम गड़बड़ियां हैं, उनका पूरा होना है, लेकिन सरकार की तैयारियां मैं समझता हूं कि पूरी अपूर्ण हैं और सरकार गंभीर भी नहीं लगती है। लेकिन अगर चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हमने हर नगर निकाय में के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां कर दी हैं। नहीं, पीछे कहाँ हट रहे हैं, उसकी व्यवस्थाएं हो जाए। भाई सबको पता है कि लोकसभा चुनाव में सारी मशीनरी सब व्यस्त थे और अब उसका आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण है, परिसीमन है, ये सब हो जाएगा तो चुनाव कराएंगे। चुनाव से पीछे क्यों हटेंगे? लोकतंत्र में चुनाव अवश्यम भावी है, चुनाव होने ही चाहिए। सरकार चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर प्रदेश में एक बार फिर निकाय चुनाव से पहले मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई। सवाल ये है कि हर बार चुनाव से पहले मलिन बस्तियों का मुद्दा क्यों गरमाया जाता है? आखिर क्यों समय रहते प्रशासन अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं करता? सवाल ये भी है कि आखिर सरकार क्यों स्थायी समाधान नहीं निकालती? सवाल ये भी है कि सरकार ने समय रहते निकाय चुनाव के लिए तैयारी क्यों नहीं की? स्पेशल रिपोर्ट उत्तराखंड डेस्क। जो तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है और विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को आड़े हाथों इस मुद्दे को लेकर लेता हुआ नजर आ रहा है। करण माहरा को आपने यहाँ पर सुना, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों को और अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जो की जा रही है वो गलत है। उसको लेकर हम कोर्ट कानूनी कार्रवाई का भी रुख करेंगे, कोर्ट का भी रुख करेंगे और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो साथ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चुनाव नजदीक आते ही इस तरीके से मलिन बस्तियों का मुद्दे को कहीं ना कहीं उठाया जा रहा है, या फिर क्या अवैध अतिक्रमण जो करे जा रहे हैं या जो हुए हैं उन्हें विपक्ष जायज ठहरा रहा है? और ये किसकी सरकार में हुआ, कौन जिम्मेदार है? जब ये बस्तियां बसाई जा रही थी तो कौन लोग जिम्मेदार है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेश बिष्ट जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजू त्रिपाठी जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीपक रावत जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंजू त्रिपाठी जी से। अभी हमने आपके यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी को सुना, जो कानूनी कार्रवाई की भी बात कर रहे थे। साथ ही साथ वो कह रहे थे कि इस तरीके से आप उजाड़ नहीं सकते लोगों के घर। तो क्या अवैध अतिक्रमण जो है वो जायज है? इस तरीके के जो अतिक्रमण हुए हैं क्या आप उनको जायज ठहराना चाहते हैं? अगर आप सरकार को ब्लेम कर रहे हैं कि आप अवैध अतिक्रमण ना हटाइए। बिल्कुल सही कहा हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी ने कि ये जो भाजपा सरकार है बड़ी बड़ी डींगे मारती हुई सत्ता में आई है कि हम हर व्यक्ति को छत देंगे, हर घर छत का नारा लेके जो आई है, वो आज बसाने का काम उजाड़ने से पहले इनको बसाने की कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि ये रंगा बिल्ला की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। इनको गरीब का घर उजड़ता है तो उजड़ने दो, इनको उससे कोई सरोकार नहीं है। खाली ये जो है लोकतंत्र की हत्या, पूर्ण रूप से लोकतंत्र की हत्या करें। अरे भाई, एनजीटी के नाम पे इनका घर उजाड़ तो दिया आपने, लेकिन उनको बसाने के लिए आपने क्या सोचा? अवैध निर्माण
था तो बिजली पानी का कनेक्शन कैसे दिया गया? किसने दिया बिजली पानी? मैं पूछना चाहती हूँ कि जिसने बिजली पानी का कनेक्शन दिया पहले उन पर कार्रवाई करते। गरीब को उखाड़ फेंकना आसान है लेकिन उनको बसाना बहुत कठिन है। लेकिन क्या करें, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, इनको गरीब से क्या मतलब है? धाकड़ धामी कहाँ सो रहे हैं इस समय? क्यों नहीं पूछते? अधिकारियों को क्यों नहीं सस्पेंड करते जिन्होंने बिजली पानी का कनेक्शन दिया है? उनको आपने मन आया उजाड़ के फेंक दिया। नगर निगम चुनाव में जनता इसका पूर्ण रूप से जवाब देगी। किस तरह से गरीब को आप उजाड़ के फेंक रहे हैं? नहीं, ये जो आप गरीब गरीब कर रही हैं मंजू त्रिपाठी जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना सीधा सा है कि अवैध अतिक्रमण जायज है क्या आपकी नजर में? पूछना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि अपने इतना ही निष्पक्ष आप काम करना कर रहे हैं और जो डींग मार रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कानून का साथ देंगे, तो रिस्पना पर जो 5 स्टार रिस्पना नदी पर 5 स्टार होटल बन रहा है, वो कैसे बन रहा है? उसको आपने क्यों नहीं ध्वस्त किया? शॉपिंग मॉल बन रहा है, उसको क्यों नहीं ध्वस्त किया? इस तरह से तो मधुबन होटल के पीछे जो है सारा नदी के ऊपर मधुबन होटल बना है, उसको नहीं आप ध्वस्त कर रहे? विधानसभा भी तो नदी के ऊपर ही बनी है। उनको आप नोटिस दे नहीं सकते हैं। बड़े बड़े वो पैसा लेके ना, पैसा दे रहे हैं आपको, इस सरकार को, तो आप उनको ध्वस्त नहीं कर रहे हैं। गरीब को उखाड़ना आसान है, गरीब को उखाड़ फेंकना आसान है, आपने उनको ध्वस्त कर दिया। और जो बड़ी बड़ी डींगे मारकर आप आए थे, आज आपने आपकी कथनी और करनी में जो अंतर है वो साफ जनता के सामने आ गया है कि आप कहते क्या है और करते क्या है। ठीक है, वापस इस तरह से राजेश जी पर गुंडागर्दी हो रहा है। राजेश जी, का सिर्फ और सिर्फ गरीबों की ही जो अवैध बस्तियां हैं आप उनको ही क्यों उजाड़ रहे हैं? 5 स्टार होटल कैसे बन रहा है नदी के ऊपर? तमाम कॉलोनियां, आपकी सरकारी कॉलोनियां नदी के ऊपर बनी है। विधानसभा भी शायद नदी के ऊपर ही है, जो जानकारी है। अगर हम बात करें तो आप सिर्फ और सिर्फ गरीबों को ही क्यों बेघर करना चाहते हैं? विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है आपसे। यशी जी, मेरे से किया आपने सवाल? सत्ता में आप ही हैं फिलहाल राजेश जी। नहीं, वो मंजू त्रिपाठी जी का ऑडियो इतनी देर से चल रहा था, वो आपकी बात नहीं सुन रही थी, तो मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आपकी आधी अधूरी बात मुझ तक आ पाई। राजेश जी, सवाल सीधा सा है कि आप क्या सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता को ही बेघर करना चाहते हैं? तमाम ऐसे चीजें हैं जो नदी के ऊपर बनी हुई हैं, जिसमें आपकी सरकारी कॉलोनियां भी कुछ इन्वॉल्व्ड हैं। 5 स्टार होटल मंजू त्रिपाठी जी जिसका जिक्र करें, हालांकि इसकी मुझे जानकारी नहीं है। विधानसभा भी शायद नदी के ऊपर ही बनी है। तो आप सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों को ही क्यों उजाड़ना चाहते हैं? कार्रवाई अगर आप निष्पक्ष करना चाहते हैं तो एक तरफा कार्रवाई क्यों? यशी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नियम, कानून और विधि विधान को मानने वाली पार्टी है। जहां तक अभी मंजू दीदी ने अपनी इतनी सारी बातें कही कि वहां पे 5 स्टार होटल बन रहा है और ये बन रहा है और वो बन रहा है, सरकार पैसे ले रही है, आरोप लगाना ये कांग्रेस पार्टी की कोई नई बात नहीं है। बहुत पुराने टाइम से जब ये लोग खिसियाए होते हैं, जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, इनकी कोशिश होती है। नहीं बन रहा है तो बताइए, नहीं बन रहा है 5 स्टार होटल तो बताइए। दीदी, मेरा निवेदन होगा आपसे कि मेरी बारी हो जाए, उसके बाद आप मेरी बातों को सुन के आपने जो बोलना है आप बोल दीजिएगा, उसका जवाब जहां मुझे देना है मैं दे दूंगा। आपकी बात जो हुई है उस पर मुझे जवाब देने दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनका आरोप लगाना बेबुनियाद है। इनके पास कोई अभी काम नहीं है, सत्ता में नहीं है, बहुत लंबे टाइम से केंद्र में नहीं है। ये एनजीटी को शायद मानते भी नहीं होंगे, समझते भी नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा होता आया है, अभी तक ऐसा होता आया है कि कांग्रेस गरीबों के लिए खाली एनजीटी, अमीरों के लिए नहीं। अभी तक ऐसा होता आया है कि कांग्रेस पार्टी ने नियमों को हमेशा ताक में रखा है। ये जो मलिन बस्तियां बसी हुई हैं, ये 2013 के समय में इनकी कांग्रेस सरकार की पार्टी के समय, जिस समय इनकी सरकार इस प्रदेश के अंदर थी, उस टाइम इनके द्वारा बसाई गई थी। और निश्चित रूप से जिन लोगों के भी मकान अवैध अतिक्रमण होने की वजह से टूट रहे हैं या उन्हें वहां से हटाया जा रहा है, इसमें सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा है कि इन लोगों के पास जहां पर भी व्यवस्था बनेगी, सरकार इन लोगों को बेघर होने नहीं देगी। अब ये विश्वास हमें कांग्रेस को दिलाने की जरूरत नहीं है। ये जिन लोगों के मकान वहां से हटाए जा रहे हैं, जिनके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है, उन लोगों को सरकार विश्वास में लेके काम कर रही है। और बहुत जल्द जिन लोगों के भी मकान टूट रहे हैं, जिन्होंने अवैध कब्जा किया, पहले तो उन्हें भी ये समझना होगा कि अब चूंकि बरसात का समय आने वाला है,
बिंदाल की जो नदी है और रिस्पना की जो नदी है वो डेंजर जोन में काफी लंबे समय से वो घोषित की जा चुकी है, और उसके बावजूद भी अगर लोगों की सुरक्षा को देखने की बात है तो सुरक्षा मानकों के हिसाब से सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है। और मैं मानकर चल रहा हूं कि जो भी लोग यहाँ पे बेघर हुए हैं, सरकार उनको जिम्मेदारी के साथ किसी निश्चित और सुरक्षित स्थान पे, जहां पे भी उनको वहां पे ले जाया जा सकता है, जहां पे भी उनके घरों के लिए अच्छी व्यवस्था बनाई जा सकती है, वो बना के उनकी व्यवस्था अच्छी करेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार उनको बेघर करके छोड़ देगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है देहरादून में, वो जो महिला रो रो के अपना बयां कर रही है उसको रोड पे आपने छोड़ दिया है। कहाँ बसाया है आपने? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए बरगलाइए मत। मंजू त्रिपाठी जी होल्ड ऑन प्लीज। मंजू त्रिपाठी जी, राजेश बिष्ट जी, सीधा सीधा। मंजू जी लेट मी कंप्लीट फास्ट प्लीज। जिस समय 2013 में आपने इनको बसाया, मंजू जी इनको नियमित कर देते, महिलाओं का रोना सीखना गरीब की या साबित कर रही है कि आप लोग सिर्फ अमीरों का साथ देते हैं। मंजू जी मुझे सुन लीजिए प्लीज। ये हुआ कि आप 2017 का भी चुनाव राजेश जी 2022 का भी हारे। ये बताइए, अवैध अतिक्रमण की बात चल रही है, सवाल जो आप था, आपने कांग्रेस को तो काफी कुछ कह दिया, काफी कुछ खरी खोटी सुना दी आपने। सीधा सीधा सवाल ये है कि अगर आप किसी का घर उजाड़ेंगे और अगर आपके दिल में इतना ही प्रेम भाव है और अगर आपकी मंशा इतनी ही साफ है तो पहले आप उनको घर देंगे या पहले आप उनको उजाड़ेंगे? देखिए यशी जी, बात बिल्कुल एनजीटी के आदेश के हिसाब से सरकार ने दो बार दीपक रावत जी इसके बाद 2018 में और 2021 में 3-3 वर्षों का अध्यादेश इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ने लाकर इन लोगों को बचाने का या उनके लिए जो सुरक्षित व्यवस्था हो सकती थी या उस टाइम उनको समय देने की जो स्थिति बन रही थी वो देने का प्रयास किया। अगर लोगों ने इन 6 वर्षों में भी अपने लिए कोई स्थान ठीक जगह नहीं ढूंढी या उन लोगों ने ये तय कर लिया कि हम तो जो अतिक्रमण वाली जो जगह है उसको ही घेर के अपना जीवन यापन करेंगे, तो इसमें सरकार बहुत लंबे समय तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन हाँ, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार सरकार है, तो वो इनका जहां पे भी व्यवस्था इनके लिए बेहतर हो सकेगी वो बेहतर व्यवस्था बिल्कुल बनाएगी। ये हमारी सरकार ने भी कहा है और आपने अभी हमारे प्रदेश के सांसद को भी सुना था, नरेश बंसल जी ने भी यही बात की। वही बात मैं भी आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जहां पे भी अवैध अतिक्रमण होगा, चाहे वो किसी का भी होगा, वो जरूर टूटेगा, नियमों का पालन किया जाएगा और जो इनके लिए सुगम और अच्छी व्यवस्था हो सकती है वो भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश सरकार को करना होगा और वो निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल नहीं भागेगी। इनकी सुरक्षित व्यवस्था बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, दीपक रावत जी क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पे? आज अगर ये जो मलिन बस्तियों का ध्वस्तीकरण हो रहा है, मानवीकरण से अगर देखा जाए तो इसका विरोध किया जा सकता है, लेकिन न्याय के रूप में अगर देखा जाए, न्याय के साथ अगर चला जाए तो इसका विरोध करना पर संगत नहीं लगता, क्योंकि ये पूर्णतः अवैध बस्तियां बसी हुई हैं। पर सवाल ये नहीं है व्यासी जी, सवाल ये है कि वोट की राजनीति इस प्रदेश में कितनी हावी हो चुकी है कि आज अगर एक गरीब का मकान टूट रहा है तो सिर्फ इस प्रदेश में वोट की राजनीति की वजह से। आज अगर एक सपनों का मकान इस प्रदेश में टूट रहा है किसी गरीब का तो उस पर वोट की राजनीति की वजह से। आज अगर इस प्रदेश में जब जीवन भर की जमा पूंजी यदि गरीब की जमीन में मिल गई है, जमीन जो हो चुकी है, उसका सपना टूट गया है इस प्रदेश में, तो वो सिर्फ वोट की राजनीति की वजह से। और विडंबना देखिए, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेता जो यहाँ से इन बस्तियों के जो बस्ती के लोग इनको वोट डालते हैं, आज एक भी इनका जनप्रतिनिधि उनकी बात करने को राजी नहीं। एक जनप्रतिनिधि उनकी बात को आगे ले जाने की बात नहीं करता है। लेकिन वोट देने की बात आती है तब ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां वोट लेने के लिए आ जाती है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब ये बस्तियां बस रही थी वो कौन सफेद पोष लोग थे जिन्होंने इन बस्तियों को बसाया? वो कौन सफेद लोग हैं सफेद पोष लोग हैं जो 100 रुपए के 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में इनको जमीनें बेच रहे थे? वो कौन है जो सरकारी जमीन बेच के धनाढ़ बन गए, करोड़पति बन गए और आज उनके बाद जब गरीब का मकान टूट रहा है? नहीं दीपक जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस बात नहीं कर रही? कांग्रेस तो बात कर रही है उस बारे में। देखिए यासी जी, यही तो देखिए, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। मैं इनसे स्पष्ट करना चाहता हूं, इनके ही राज्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का 2 बार का शासन है और 2 बार कांग्रेस का। अवैध बस्तियां इन्हीं के उसमें बसी है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो बसाने वाले हैं, जो लोग बसाने वाले हैं, जिन लोगों ने
छोटे छोटे प्लॉट काटे या बांटे, उनकी चर्चा क्यों नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस? उन सफेद पोस्टों के नाम क्यों नहीं आ रहे? उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? गरीबों को तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपना वोट का एक जरिया माना हुआ है। आज जब तक इलेक्शन था तब तक इनसे वोट देने के लिए जाते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यात्री जी, 2022 का चुनाव हुआ, विधायक जी गए होंगे बस्तियों में, तो क्या उनको पता नहीं था कि अवैध बस्तियां हैं? इस बात को क्यों नहीं बताया गया? क्या ये रातों रात बस्तियां बनी है? अभी भाजपा को प्रवक्ता कह रहे थे कि 2013 से बंद की है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 2013 से बनी हुई थी, तो इसमें कानूनी अगर राय लेनी थी तो 2013 से चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सबसे उस बात को क्यों नहीं किया? लेकिन जब बिल्कुल सलवार सर पर लटक गई, जब दोनों ही पार्टियों को लगा कि अब इससे बचा नहीं जा सकता, न्यायालय का जो आदेश है उसे मानना पड़ेगा, तो अब ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और घड़ियाली संवेदना दिखा रहे हैं जनता के सामने। आज जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ है, 2 दिन पूर्व जब नगर निगम की टीम वहां गई तोड़ने के लिए, तो मैं पूछना चाहूंगा इन दोनों में से कौन से जनप्रतिनिधि वहां पर थे? अगर ये होते तो ये इनके साथ जनता वो व्यवहार करती जो आक्रोश में इनको समझ में नहीं आता कि जिस जनता का इन्होंने बेवकूफ बनाया है, जिस जनता को बेवकूफ बना के इन्होंने अपने लिए वोट दिए हैं, आज यहाँ पर घड़ियाली आ रहे हैं। ठीक है, वापस आते दीपक रावत जी वापस आएंगे, इस पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अरुण शर्मा जी, इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं आप, जहां एक और विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है, और कांग्रेस की बात करें तो उनके आरोप अलग है, यूकेडी की बात करें तो उनके आरोप अलग है, तो वहीं सत्ता पक्ष को ऐसा मानना है कि हम जरूर उन लोगों को वहां से हटा रहे हैं लेकिन उन्हें घर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब उनको घर मुहैया होंगे, क्योंकि वो लोग तो फिलहाल इसी वजह से घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। यशी देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस टाइम विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं। कौन है ये लोग जो इन बस्तियों में बसे हुए? कौन है? क्या ये उत्तराखंड मूल के लोग हैं? अगर इसी का सत्यापन कर लिया जाए तो शायद इनमें से 5 या 10% स्थानीय लोग होंगे, बाकी 90% लोग वो हैं जो काम धंधे की तलाश में दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड आए और उसके बाद अपने लिए आशियाना ढूंढने के लिए वो, क्योंकि सबसे आसान जगह कौन सी होती है? या तो नदी किनारे या रेल की पटरी के किनारे। तो ये नदी किनारे बस गए, क्योंकि ये नदी देहरादून की लाइफलाइन थी एक जमाने में, रिस्पना और बिंदा, उनके किनारे बस गए। अब जब बस गए तो उस टाइम ना तो शासन ने, प्रशासन ने, किसी ने सोचा कि यहां अतिक्रमण हो रहा है, ना उन लोगों ने सोचा जिन्होंने कच्चे घर के बाद पक्के घर बनाने में इनको सपोर्ट किया और इनका बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब बनवाए और धीरे धीरे ये स्थायी निवासी हो गए वहां के। और आज आपको कोई बंदा एनजीटी में चला गया या कोर्ट में पीआईएल डाल दे तो निश्चित तौर पर कोर्ट भी और एनजीटी भी यही कहेगी कि यह अवैध, क्योंकि मालिकाना हक तो है नहीं। अब आपने 2016 से पहले जो बसे लोग उनको मालिकाना हक देने की बात कर दी, तो 2016 के बाद जो थे उनकी क्या कसूर था? कसूर सबसे बड़ा उन लोगों का है जिन्होंने इनको बसने में इनकी सहायता करी। अगर उसी टाइम इनको बता दिया जाता कि ये आप गलत जगह बैठ रहे हैं तो शायद नहीं। केवल ये देहरादून की बात नहीं है, देहरादून तो चलो एनजीटी ने एक्शन ले लिया, ये तमाम शहरों की बात है जहां से नदियां निकल रही है। ऋषिकेश में पूरा का पूरा बिहारी समाज, बंगाली समाज और जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो बसे में। हर साल गंगा जी में बरसात में पानी बढ़ता है, इन बस्तियों में पानी भर जाता है, तो सरकार इन्हें मुआवजा भी देती है। तो आप एक मुश्त इन्हें दूसरी जगह क्यों नहीं बता रहे? यही स्थिति रिस्पना और बिंदाल की है। अब बरसात आ जाएगी जब और इनका नुकसान होगा, इनके घरों में पानी भरेगा, तो मुआवजा भी दिया जाएगा। और वही नेता, वही पार्षद जो इन इलाकों के प्रतिनिधि हैं, वही मुआवजा बंटवाने में सबसे आगे होंगे। तो आप किसे दोष देंगे? जिन लोगों ने, निश्चित तौर पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन बस्ती वालों के ऊपर कार्रवाई हो रही तो कार्रवाई उन अधिकारियों के ऊपर भी होनी चाहिए जिनके मौजूद रहते ये बस्तियां बसी, बिल्कुल, जिनके मौजूद रहते, जो उस टाइम थे, किसी भी पद पे रहे हो, पीडब्ल्यूडी में रहे हो, सिंचाई विभाग में रहे हो, वन विभाग में रहे हो, क्योंकि फॉरेस्ट की भी बहुत सारी जमीन इस तरह जगह जगह बस्तियां बस गई है। जो अधिकारी
तत्कालिक समय में रहे हों, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जिनकी सिफारिश से वोटर कार्ड बने, आधार कार्ड बने, इनके राशन कार्ड बने, बिजली और पानी के कनेक्शन हुए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और तभी ये व्यवस्था पर सुधार हो सकता है, लगाम लग सकता है। और जब तक कार्रवाई नहीं हुई, हम ये थोड़ी स्थितियां देखेंगे कि आज ये बस्ती खाली कर दी, आज इसका सफाया हो गया, आज जेसीबी लग गई, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद ढाक के वही पात आपको नजर आएंगे। ये फिर से इन्हीं जगह पे यही लोग बसे हुए मिलेंगे, आप देख लेना। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं उन 525 मलिन बस्तियों की जो कि अवैध हैं और उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। एनजीटी के आदेश पर उन मलिन बस्तियों को हटाया जाएगा, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो। जिस तरीके से राजनीति हो रही है और ये मुद्दा कहीं ना कहीं एक बड़ा इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ऐसे न जाने कितनी जगह है जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। और बड़ी बात यह है कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जिन लोगों ने इन अवैध बस्तियों को बसाने में मदद की है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड और जिस तरीके से पानी के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन को मुहैया कराए गए हैं, ऐसे लोगों पर आखिर कार्रवाई कब होगी? सिर्फ और सिर्फ राजनीति क्यों की जा रही है? आज इसी पर चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। मंजू त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। मंजू जी, अभी आपने यूकेडी प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं और मुझे लगता है इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखेंगी क्योंकि सरकार आपकी भी थी जब ये अवैध बस्तियां बन रही थी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीति की जा रही है इस मुद्दे पर, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर अरुण शर्मा जी कह रहे थे कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ही लोग इस समय मलिन बस्तियों को लेकर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी का किसी से कोई सरोकार नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है नहीं जी। कांग्रेस जो है, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कर रही हूँ कि कांग्रेस जो है बसाने का काम करती है। कांग्रेस गरीबों की है। कांग्रेस के नेताओं ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस के नेताओं ने शहादत दी है इस देश के लिए, इसलिए उनको गरीबों का मर्म पता है, गरीबों का दर्द पता है। अगर बात ये बड़े बड़े बातें तो बहुत ज्यादा करते ही है पार्टी जो है यही वजह है, इतना दर्द आपको पता था, इसीलिए तो आप सत्ता से बाहर हो गए ना। इतना दर्द अगर उत्तराखंड की जनता को आपकी आंखों में दिख रहा था तो ऐसे कैसे आपकी सत्ता नहीं आई? 2 बार से बीजेपी क्यों सत्ता पर काबिज है? सवाल तो उठेंगे ही। जनता को आपकी आंखों में दर्द नहीं दिखा उनके लिए। और आज जिस तरीके से राजनीति हो रही है, जाहिर है कि इसे राजनीति कहेंगे कि आप उन अवैध अतिक्रमणों को के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो अवैध है। अवैध चीजें जायज कैसे हो सकती हैं? आप अवैध को वैध कैसे ठहराने की कोशिश कर रही हैं? मैं अवैध की बात नहीं कर रही हूँ। अवैध अगर निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, अगर कानून का सहारा ले रहे हैं तो खाली गरीबों के लिए क्यों? मैंने बार बार आपसे कहा है कि रिस्पना पे जो 5 स्टार होटल बन रहा है, वो शॉपिंग मॉल बन रहा है, उस पर क्यों नहीं? खाली अमीरों के साथ ये क्यों अन्याय करते अमीरों का साथ क्यों देती है गवर्नमेंट? गरीबों के साथ क्यों नहीं खड़ी होती है? क्या जो भी कानूनी कार्रवाई इनका है गरीबों के साथ ही क्यों करती है इस तरह से? क्या गरीबों का घर उजाड़ने में इनको मजा आता है? अमीरों को गिराओ ना, तब हम कहें कि कानून के साथ है, भाजपा कानून के साथ है। जब वोट लेना है तब तो आप गरीबों के पास जाते हो, हाथ जोड़ते हो कि 15 लाख का वादा करते हो, रोजगार देने का वादा करते हो, हर घर में फलाना ढमकाना, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, छत देने की बात करते हो। और जब आप सत्ता में आ जाते हो तो उन्हीं गरीबों को उजाड़ फेंकने का काम करते हो। तो अगर आप उनको उजाड़ने का काम कर रहे हो, सत्ता में भी तो हुए, वही तो कह रहे हैं कि आपकी सत्ता में भी तो ये अवैध अतिक्रमण हुए, तब आपकी सरकार क्या कर रही थी? चलिए, बीजेपी नकारा है, नहीं काम कर रही है, बीजेपी को नहीं दिखाई पड़ रहा, आपको तो दिख रहा था, आपने क्यों नहीं किया? खाली गरीबों के साथ अन्याय नहीं करती है। हमारी सरकार अगर काम करती है तो अमीरों को भी नोटिस देती है, इनकी तरह नहीं कि खाली गरीबों को
42 डिग्री टेम्परेचर में गरीबों को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया जाए। अमीरों के साथ भी कार्रवाई करके दिखाइए ना। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप गरीब विरोधी क्यों हैं? आप खाली पूंजीपतियों की बड़े बड़े विजय माल्या और मेहुल चौकसी, ये सब लोग बड़े बड़े इतने करोड़ों का रुपए अरबों का घोटाला करके और विदेश भाग जाते हैं, तब आप इनका कर्जा माफ कर देते हो, और गरीब बेचारों को 42 डिग्री टेम्परेचर में उनका घर उजाड़ के आप रोड पे मरने के लिए छोड़ देते हैं और कहते हैं कार्रवाई करेंगे। अरे भाई कब कार्रवाई के? पहले उनको बसाया होता, फिर उनका घर उजाड़ते, तब हम आपका साथ देते। ये तो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी और दादागिरी की जा रही है गरीबों के साथ। ठीक है राजेश जी। यशी जी, ये बिल्कुल वो पार्टी के लोग हैं, वो नेतृत्व के लोग हैं जो ना कानून को मानते हैं ना संविधान को मानते हैं, बस बातें बड़ी बड़ी करते हैं। एक तरफ तो ये मानते हैं कि बसावट इनके टाइम पे इन अवैध कॉलोनियों का जो बसावट करी गई इनके द्वारा की गई, इन्हीं लोगों ने इनको लाके बसाया, ये बात ये मान गए हैं आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा, जब कोई नियम कानून की बात आ रही है और उस पे एनजीटी ने कोई फैसला लिया, तो ये कैसे चाहते हैं कि जो मौजूदा तो सरकार है एनजीटी के खिलाफ जाए? खाली गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है। पहले आप उस मॉल को गिराते ना, उसके बाद गरीबों का आशियाना उजाड़ते, मैं आपका साथ देती। आप किसी का साथ नहीं दे सकते, इसलिए लोग आपका साथ नहीं देते, इस बात को आपको समझना होगा। कुछ भी कह देने से यहाँ पे मीडिया में एक सेकंड मंजू त्रिपाठी जी रुक जाइए जरा। राजेश जी, दूध के धुले तो आप भी नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जिस तरीके से ये अवैध अतिक्रमण आप हटाने की बात कर रहे हैं या आज इन मलिन बस्तियों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आपकी मंशा रही है कि इस तरीके की जो बस्तियां हैं उनको हम कहीं और स्थापित करते। अगर आपकी मंशा इतनी ही साफ होती तो आप इनको अब तक घर दे चुके होते और ये सारी चीजें इतना हाय तौबा नहीं मच रहा होता, ये सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया होता है। लेकिन इससे पहले भी जब आप एक अवैध झोपड़ी को हटाने के लिए, अवैध घरों को गिराने के लिए गए, तो उस वक्त बरसात का मौसम था। इस बार गर्मी है, 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। आप हमेशा गलत टाइम पे कार्रवाई क्यों करते हैं? जी, जिस समय की आपने बात करी उस समय इस प्रदेश के अंदर आचार संहिता नहीं लगी हुई थी, एनजीटी का कोई फैसला नहीं आया था। सभी को मालूम है कि पूरे देश के अंदर आचार संहिता लगी है, सरकार किसी भी चीज में दखल नहीं दे सकती है, ये हमने नियम से समझना होगा। ऐसे ही अगर हम लोग बोल दें कि हम पिछले साल गए थे, केंद्र की तरफ से एक रिपोर्ट आ सकती है, केंद्र की तरफ से एक रिपोर्ट आ सकती है आचार संहिता में, जिसमें ये बताया जाता है कि उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। 2023 में कौन से चुनाव थे, कौन सी आचार संहिता लगी थी इस प्रदेश के अंदर? 2023 में कौन सी आचार संहिता लगी थी प्रदेश के अंदर? आज आप बताइए कि क्या सरकार किसी भी व्यक्ति के वहां पे स्थानांतरण करने के लिए कोई घोषणा कर सकती है? 2024 में अभी कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट आई है जिसमें उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है, जिसमें आप अपनी बहुत पीठ रोजगार के मामले में शायद, और आप बहुत अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। वो रिपोर्ट आ सकती है, लेकिन आप इनका भला नहीं कर सकते, आप इन गरीबों के लिए काम नहीं कर सकते। पर उन्होंने ये कैसी राजनीति है? आपके हिसाब से चल रहा है सब कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ भी कह देने से नहीं बनेगी बात। जब यहाँ पे मलिन बस्तियों को हटाने की बात हो रही है और एनजीटी उस पर फैसला दे रही है, सरकार कैसे इंटरवीन करेगी? और सरकार ने भरोसा इनको दिलाया कि अभी अक्टूबर तक का समय है, इस अक्टूबर तक के समय में जैसे हम लोग पिछली बारी 2018 और 2021 में अध्यादेश लाके इन लोगों को सुरक्षित करने का काम किया था, अभी भी हम लोग आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि इन लोगों को सुरक्षित और सही जगह पे पहुंचाने का काम होगा। आज अगर इन 525 झोपड़ियों पे या अवैध अतिक्रमण पे कार्रवाई नहीं होगी, कल को 5025 बन जाएंगी, तो क्या उस समय का इंतजार करने लगे कि 5025 बन जाएंगे? झोपड़ी वालों के लिए एनजीटी काम कर रही है, खाली झोपड़ी वालों के लिए एनजीटी काम कर रही है। इस भीषण गर्मी में उनको मरने के लिए छोड़ दिया, पार्टी के सदस्य हैं। मंजू त्रिपाठी जी बिल्कुल ठीक है, ये उस पार्टी की सदस्य हैं जहां से हमेशा गलत काम किया जाता है, संविधान को नहीं माना जाता है, कानून को नहीं माना जाता है, और ये भेदभाव की माना जाता है कानून का, लेकिन अमीरों के लिए भी वही कानून माना जाता है, खाली गरीबों के लिए नहीं। मैं बिल्कुल उस पार्टी की हूँ जिसने देश के लिए शहादत दी है, जिसने गरीबों के लिए काम किया है, आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, बिल्कुल उस पार्टी के सदस्य हूँ। इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। बड़ी हैरानी मुझे इस बात की है कि इतने संवेदनशील मामले पे भी ये गरीबों को भी नहीं छोड़ रहे, यहाँ पे भी ये राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, उनके साथ खड़े होने का अमीरों का साथ देकर गरीबों को उजाड़ कर राजनीति आपकी पार्टी कर रही है। आप खड़े क्यों नहीं है उनके साथ? क्यों आपके नेता बिल्कुल खड़े? अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा ना कि हर घर छत देने का मामला वकीलों को लेके क्यों एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ गए? आप बताइए। उनके लिए हम दिन रात बोल रहे हैं। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आपने सुना नहीं? झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ आप कहां गए?
बताइए ना, कोई रिट पिटीशन डाली है आपने? बताइए किस कोर्ट में डाली है? ऐसे झूठ मत फैलाइए यहाँ पर। आप तो चाहते हैं सस्ती एनजीटी का राजनीति, ये नहीं हमें सस्ती पता है, राजनीति झूठ करना फैलाने बंद की कीजिए। बात है। एनजीटी अच्छा, खाली 5 स्टार अमीरों होटल के गलत लिए जगह नहीं पे है। बना तो था, आप अगर कार्रवाई कर रहे हैं, आपने अमीरों के कार्रवाई साथ करने भी के लिए करिए क्यों ना, कोर्ट नहीं गए? खाली गरीबों के कुछ भी साथ मत की बोलिए आप। कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? ये आपके एनजीटी चैनल कुछ के भी मत माध्यम से बोलिए। बोल रहे हैं, क्या समझ नहीं रहा मैं है? आपको फिर समझ कहता हूं, नहीं मंजू रहा त्रिपाठी है। जी से 1 घंटे की डिबेट में मुझे ये लगता है कि बोलने मुसलमान की सिर्फ बात एक ही बात बोल, 1 सेकंड रुक जाइए राजेश जी, आप सिर्फ यही बोल रही है अमीर और गरीब। बात अमीर गरीब की नहीं है, बात अवैध अतिक्रमण की है, और वो किसी ने भी किया हो, कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। अमीर और गरीब का एजेंडा बना के चल रहा है राज्य, सिर्फ अमीर गरीब की बात चल रही है। यहाँ पर बात हो रही है अवैध अतिक्रमण की, और उतनी ही दोषी है कांग्रेस, उसके बावजूद भी इतना ठोक के हम कह रहे हैं। ऐसे कैसे हो पाता है मंजू त्रिपाठी जी? ये तो बताइए ना कि आपकी सरकार में भी तो अवैध अतिक्रमण हुआ, और आप ये कह रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जब अवैध अतिक्रमण हो रहा था तब हमारी सरकार में अगर होता है तो हम आपकी सरकार में हुआ और आपको दिखा नहीं, इसका मतलब कार्रवाई अमीरों के साथ भी दीपक करते रावत हैं, जी। गरीबों के साथ। इनकी तरह नहीं कि वहाँ 5 स्टार होटल खड़ा हो रहा है और यहाँ गरीबों को भीषण गर्मी में रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। दीपक रावत जी, तो वहाँ काम हम नहीं करते हैं, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। यासी जी अपनी इस बात पूरे क्षेत्र में 3 विधायकों का क्षेत्र पड़ता है, विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। अब ताज्जुब की बात यह है कि आपको मैं बताऊं कि अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो कुछ ऐसे विधायक जो पहले पार्षद थे, इन मलिन बस्तियों के सहारे, उनके वोट के सहारे फिर वो इस प्रदेश में विधायक बने। और आज ये जो पूरा इलाका है, इसमें कम से कम 2 से 3 विधायक ऐसे हैं जो चुन के आते हैं उन मलिन बस्तियों के वोटों से। लेकिन आप विडंबना देखिए कि आज जब ये ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, कोई भी विधायक उसमें बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी विधायक उनकी बात को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। लेकिन यही लोग इनको आंख मूंद के वोट देते हैं, आप अपना सब कुछ निछावर करके। आज अगर ये दोनों ही पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रही है और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो इन दोनों के आरोप प्रत्यारोप में वो गरीब का आशियाना कहां गया, उसका खतरों का घर कहां है? क्या सिर्फ गरीब इस प्रदेश में, इस देश में सिर्फ वोट की राजनीति के लिए रह गया? आप सही समय पर अगर सरकारों ने निर्णय लिया होता, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या पूर्व में कांग्रेस सरकार हो, तो शायद इस स्थिति में बचा जा सकता था, या इन गरीबों को बचाया जा सकता था, या एक अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा सकती थी। हेलो जी दीपक जी कंप्लीट करें। हाँ, एक अच्छी व्यवस्था बनाई जा सकती। लेकिन मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आज आपके मंच में सिर्फ ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं, पूर्णतः वोट की राजनीति है। अरे आपके पास बहुत समय था, 6 साल का समय। अगर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि दो बार अध्यादेश लाए थे, तो आप कोई और उसका कोई समाधान ढूंढ के लाते। कांग्रेस कहां खोई पड़ी थी पिछले 6 साल से? अगर कांग्रेस यहाँ पर बात कर रही है, ये मुद्दा आज का तो है नहीं, एनजीटी का रातों रात का तो मुद्दा आया नहीं। तब कांग्रेस के सारे नेता, चाहे उनके उस समय के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हो, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हो, तो वो कहां खोए पड़े थे? ये सिर्फ गरीब जो है ना इस प्रदेश में या इस देश में, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए हो गया है। क्योंकि अब अगर मेरा तो स्पष्ट कहना है, उत्तराखंड क्रांति दल का भी स्पष्ट कहना है कि ये सिर्फ चुनिंदा व्यक्तियों या गरीबों के लिए ही ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और आपको एक और जानकारी दे दूं याशी जी, अभी तो सिर्फ नगर निगम ने इसमें कार्रवाई करी है, अभी इसमें एमडीडीए कार्रवाई के लंबित है, उसके बाद सिंचाई विभाग इसमें लंबित है। जैसे जैसे ये दोनों विभाग अपनी कार्रवाई करेंगे, इसका जो क्षेत्र है ये बढ़ता रहेगा। इसका क्षेत्र बहुत लंबा जाएगा। आप ऐसा, मुझे तो यकीन लगता है कि अगर ऐसा रहा तो विधानसभा भी, कहीं जो वर्तमान विधानसभा है वो भी इसके जड़ में आ जाए। अगर इसका क्षेत्र, अगर हम सिंचाई विभाग अपने फीता लेके नापने लग गया कि इस प्रदेश के पूर्व बनने से पूर्व स्थिति क्या थी रिस्पनापुर की, और इस प्रदेश के बनने के बाद 9 नवंबर 2000 बनने के बाद उस रिस्पना की स्थिति क्या है, अगर ये सिंचाई विभाग नापने लग गया तो विधानसभा भी खतरे की जद में है। यह स्थिति आ गई है, तो इसकी जिम्मेदारी तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को लेनी पड़ेगी ना। पर आप देख रहे हैं आपके मंच में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। राजेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ यशी जी, बार बार ये बात आ रही है कि ये हमारे वोटर्स थे और हम लोग वहां वोट मांगने जाते थे और ये सारे वोटर्स हमें थे। मैं समझना चाहता हूं कि अगर ये लोग सारे हमारे ही वोटर्स थे तो क्या हम नियमों को ताक में रख के उनको सुरक्षा देने के लिए वहां पे एनजीटी के आगे जाके कहने लग जाए कि आप इनके मकान अभी मत तोड़िए? सरकार जो जिम्मेदारी इस आचार संहिता के समय पे बगैर घोषणा किए जो जिम्मेदारी से बोल सकती है, जो कह सकती है, वो प्रदेश में स्थित सरकार ने कह दिया है
कि इन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो एनजीटी ने आदेश दिया उसका पालन करना होगा और हम लोग पूरे इसमें जिम्मेदार हैं कि जहां पर भी इन लोगों के सुरक्षित रहने की व्यवस्था बन पाएगी उसको जरूर करेंगे। जिम्मेदारी से कोई नहीं भाग रहा है, लेकिन हमें इस बात को भी मानना होगा कि अगर कानूनी कार्रवाई इन पर नहीं होगी तो निकट भविष्य में ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा, शहर की ओर भी ये लोग बढ़ते जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारा जो ये इस चलिए अब आप जवाब दे ही रहे तो इस बात का भी जवाब दे दीजिए ना कि सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के ही घर क्यों उजाड़े जा रहे हैं क्या? और ये बताइए, कई लोग हैं, गरीब लोगों की बात कर रहे हैं जिनका अवैध अतिक्रमण है। अगर अमीर भी अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं जिस तरीके से, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? यशी जी, ये पहले चरण का अतिक्रमण हटाने का काम हो रहा है एनजीटी के पास। मैं समझता हूं जो ये बिंदाल में और रिस्पना की तरफ आने वाली जो भी अवैध स्थितियां होंगी उस पर कार्रवाई जरूर होगी। ऐसा नहीं है कोई अमीर और गरीब की बात, ये तो ये इस तरह से इसमें भेदभाव करके दिखाना चाह रहे हैं कि जी वहां पे तो इसका बड़ा मकान है, कोठी बनी है तो उसको नहीं तोड़ा जा रहा है, बस्ती को तोड़ा जा रहा है। जहां पे भी अवैध अतिक्रमण होगा वो किसी का भी होगा, पैसे वाले का हो, गरीब का हो, जो भी उसके नियमों के खिलाफ आएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ये सुनिश्चित कर रहा हूं मैं आपको। मंजू त्रिपाठी जी, इसके बाद अरुण जी आपके पास आते हैं। क्या बात है भाई राजेश भाई। अरे भाई, अगर एनजीटी को आप मान ही रहे हैं अवैध किया जा रहा है तो पहले गरीबों से ही शुरुआत कर देंगे इस भीषण गर्मी में। अरे मंजू जी, आपकी पार्टी लिखित में क्यों नहीं देती एनजीटी को? पीछे का अगर आपकी इतनी चलती सब नदी के ऊपर बना आप हुआ सही है, बोल रही पहले हैं, आप तो उसको गिराते हैं ना। पहले आपने पहले अमीरों को, यहाँ पे जो गरीबों आप को बोल रही हैं, यही समय अपने मिला था प्रदेश आपको अध्यक्ष को 42 बोलिए, डिग्री नेता टेम्परेचर में प्रतिपक्ष को आप बोलिए गरीबों को रोड कि वो पे PIA लगा व्यवस्था ले। की जाएगी। आज आपका घर उनको उजाड़ कहिए, उनको सुझाव दीजिए। उजाड़ दिया जाए और आपको रोड पे छोड़ दिया जाए, एनजीटी के कहा जगह जाए कि भारतीय अक्टूबर जनता तक पार्टी आपके लिए हम व्यवस्था मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और वो क्या ये स्थिति काम कर होगी? रहे गरीब हैं। मन ये नहीं सारा जाएगा तो काम क्या आप होगा? लोगों का किया हुआ है, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। ये गलत नहीं, काम आप 5 लोगों ने स्टार किया होटल है, हम बना रहे जिसको हैं। आज भारतीय में जो जनता 5 पार्टी को स्टार ठीक करना होटल पड़ बन रहा रहा है। है, अगर जो 2013 में शॉपिंग आप मॉल लोगों बन ने रहे ठीक हैं, किया होता सबसे ज्यादा तो आज शॉपिंग हमें मॉल करने की निर्माण जरूरत नहीं सबसे ज्यादा होती। आपकी इसलिए ये भेदभाव डबल इंजन की और ये सरकार जो में हुआ आप है। यहाँ पे गरीब को इस खाली बदले आपने की वोट का मोहरा राजनीति को बना के लोगों के छोड़ गरीब दिया है। भावनाओं के साथ जोड़ रहे हैं, इससे बाहर निकल जाइए। ये भावनाओं के साथ मत खेलिए। लोगों के लोग आपको नहीं पसंद भावनाओं करते, की नहीं, इसीलिए आज जाहिर हो गया है गरीबों के आप साथ। लोगों को इसलिए जनता नकार रही है। आप मौका बुलडोजर परस्त चलवा लोग दिया हैं, आपने गरीबों आप के मौका ऊपर परस्त लोग बिना हैं, कोई आप व्यवस्था ऐसे किए। मौकों का हम फायदा मानते उठाने हैं की कि आप कोशिश करते एनजीटी हैं और ये फायदा आपको मिलेगा नहीं। कानून को मान रहे हैं। अगर पहले गरीबों की आपने जो व्यवस्था बसावट करते, करी है, पहले अगर उनको आप रहने लोगों के ने ठीक काम आसियाने किया देते, होता उसके तो बाद भारतीय तोड़ते, तब जनता हम पार्टी को ये मानते करने की जरूरत नहीं होती। कर रहे हैं। सारे गलत काम आप लोगों खाली ने जो यहाँ किए पर हुए चैनल हैं, में उसे बैठकर बोल भारतीय के हम जनता कर पार्टी देंगे धीरे-धीरे ठीक कर रही एक है। दिन अभी और आपको एक 1 समय घंटे बिना आएगा, पंखे के रहना एक पड़े, समय आएगा, तब पता आपके लग जाएगा हितैषी क्या की जो स्थिति पोथियां होगी बनी है, वो आपको। पोथियां यहाँ भी में कोई टूटेंगी। किसी को भी। इसलिए ठीक है, आप मंजू त्रिपाठी जी और राजेश जी रुक जाइए। आसान है, बसाना बहुत मुश्किल है। कह तो रही हूँ 1 घंटे अगर ठीक है, मंजू त्रिपाठी जी, मंजू त्रिपाठी जी रुक जाइए, थोड़ा पेशेंस रखिए। राजेश बिष्ट जी, राजेश बिष्ट जी, समझ आ रहा है आप लोगों को अगर इसी तरीके से डिबेट करनी तो बिहाइंड द कैमरा करिए। फिर किस तरीके का मैसेज आप देना चाहते हैं उत्तराखंड की जनता को? आनंद शर्मा जी, इस मुद्दे को तूल सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जल्द ही निकाय चुनाव है। वो यशी पूरा का पूरा मामला जो है वो निकाय चुनाव को देखते हुए मतलब अब आगे बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस इसलिए आक्रामक नजर आ रही है कि कांग्रेस को ये लगता है कि ये उनका परंपरागत वोट बैंक और वास्तव में ये है कि क्यों इन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया भाई साहब? अरे माता जी, आप चुप रहेंगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं आपके बीच में नहीं बोला और ना किसी के बीच में बोलता हूँ। ये सभ्यता है मेरी, असभ्य नहीं हूं मैं। माता नहीं हूँ तो जो भी है, आप जो भी है, मैं आपके घर में नहीं घुसा हुआ ना जो आप मेरे ऊपर चिल्ला रही है। आप टीवी डिबेट में बैठी है तो थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर यह पूरा का पूरा मामला राजनीतिक तौर पर, क्योंकि उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश के जमाने से यहां कब्जे चले आ रहे थे और उस टाइम तमाम सरकारें थी। उत्तराखंड बना तो निश्चित तौर पर पहली सरकार जो निर्वाचित सरकार है उसकी बात कर रहा हूं मैं, वो कांग्रेस की बनी और उसके बाद इन इलाकों में कांग्रेस के पार्षद भी रहे जो बाद में विधायक भी बने। भी बिल्कुल सही बात कही है अभी यूकेडी के साथी ने। और देखिए, निश्चित ये उनका वोट बैंक माना जाता था और आज भी उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, चाहे वो कांग्रेस में रहने वाले पूर्व विधायक हो
या भाजपा के वर्तमान विधायक हो जो इस इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब क्योंकि सबको ये लग रहा है कि आने वाले 3-4 महीने में अब निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही है, लगभग तैयारियां शुरू हो गई है। अब वो उतना टाइम ले रहे हैं जो आरक्षण की सीमाएं तय करें या परिसीमन तय करें। नए वार्ड कई जगह घोषित हो गए, नई नगर पालिकाएं और नगर पंचायत घोषित हो गए, उनका भी परिसीमन होना। तो वो सारी प्रक्रिया अब चलेगी और उस प्रक्रिया के लिए निश्चित तौर पर प्रदेश में एक माहौल, पॉलिटिकल माहौल बनाने की जरूरत है। और वो कोई गलत बात भी नहीं है, वो कांग्रेस को भी चाहिए, वो बीजेपी को भी चाहिए। इसीलिए कांग्रेस अटैकिंग मूड में है, बीजेपी सेफ मोड में है। दोनों को दोनों कहिए चाहिए। लेकिन अभी यशी 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आएगा और जब 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आएगा तो वो परिणाम जिसके भी पक्ष में आएंगे, निश्चित तौर पर यह माहौल उसके बाद थोड़ा बदल जाएगा। एनजीटी ने एक आदेश दिया, अब एनजीटी ने आदेश इन बस्तियों के लिए दिया। उस आधार पर ये घर चिन्हित किए गए, ये मोहल्ले चिन्हित किए गए जहां जहां से। और निश्चित तौर पर अगर आज रिस्पना और बिंदाल की यह हालत है तो निश्चित तौर पर उसके लिए जिम्मेदार ये अतिक्रमण है। इस चीज से क्यों मुंह मोड़ रहे हैं सब लोग कि अतिक्रमण की वजह से आज रिस्पना और बिंदाल जो देहरादून की लाइफ लाइन थी वो खत्म हो गई है। अरुण जी, मेरा सवाल भी यही था कि हम अतिक्रमण पर बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि अवैध अतिक्रमण होना ही नहीं चाहिए। सवाल ये है ही नहीं कि गरीब उसमें उसको अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं या अमीर कर रहे हैं। सवाल तो ये है कोई भी अतिक्रमण करे, अतिक्रमण होना ही नहीं चाहिए और किसी की भी सरकार में हो आपको उन पर कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं। अब निश्चित तौर पर आप देखें जैसी जब भी कोई बड़े क्राइम होते हैं, छोटे क्राइम बड़े क्राइम, उनके तार कहीं ना कहीं इन बस्तियों से जुड़ जाते हैं। हाँ। अवैध शराब का बिकना, बिल्कुल, अवैध जुए का, सट्टे का और भी कई चीजें, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ डिबेट में, बहुत चीजें इससे जुड़ी होती है। लेकिन हम उनको वो जो सामाजिक बुराई है हम नहीं देख रहे कि वो सामाजिक बुराई हमारे पूरे समाज को दूषित कर रही है। हम केवल राजनीति खेल रहे हैं। हम अपने समाज का ख्याल नहीं रख रहे कि आने वाले समय में हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो किस दर्द से और किस जख्म से गुजरेगी, हम वो नहीं सोच रहे हैं। केवल हम ये सोच रहे हैं कि ये वोट बैंक के लिए हम इनके पक्ष में खड़े हो जाएं और इनको ये लगे कि कांग्रेस या भाजपा हमारे पक्ष में खड़ी है, तो केवल ये सोच रहे हैं। जबकि ये हम अपने को धोखा देने वाली बात कर रहे हैं। हम आने वाली पीढ़ियों को एक बुरी स्थिति देने जा रहे हैं। तो ये सारी स्थिति है। मेरा ये मानना है कि हमें एकजुट होकर अतिक्रमण के खिलाफ, चाहे वो किसी शहर में हो, किसी जगह पे हो, किसी की भूमि पे हो, चाहे वो जंगलात की भूमि पे हो, पीडब्ल्यूडी की भूमि पे हो, रेलवे की भूमि पे हो या नदी की भूमि पे, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। आप जब भी देखें, जब भी अतिक्रमण किसी इलाके में होगा तो उस पूरे इलाके का रेशियो जो सामाजिक वो है संदर्भ है वो बिगड़ जाएगा। ये सोच के चले। बिल्कुल। और इसीलिए कहीं ना कहीं इनको ध्यान देना पड़ेगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज को, कि वो अतिक्रमणकारियों के पक्ष में खड़े होने के बजाय अतिक्रमण के खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल जी। राजेश जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा, उसके बाद दीपक जी आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं अरुण जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं यही उम्मीद करता हूं अपने विपक्षी साथियों से भी, इसमें ये जो राजनीतिकरण करने का काम करें बिल्कुल ना करें। जो चीज गलत है, जो कानून के हिसाब से गलत है, संविधान के हिसाब से गलत है और जिसपे सरकार कार्रवाई कर रही है, ये इसी आशय से कर रही है कि इन लोगों के पास जो अतिक्रमण हुआ है अवैध, ये भविष्य में कोई और ना करे। और ये एक सबक भी होगा लोगों को कि इस तरह से ऐसे जगहों पे उन्होंने नहीं आशियाना बनाना चाहिए जहां पे किसी न किसी तरह से उनकी जान को भी खतरा है। और इसमें जो भी लोग इसमें अपनी अपनी राजनीति दुरुस्त करना चाह रहे हैं, उनको भी मेरा संदेश है कि ऐसे काम नहीं करना चाहिए। इसमें सरकार का साथ देना चाहिए, जो बेहतर होगा लोगों के लिए किया जाएगा। दीपक जी। यासी जी, अवैध निर्माण चाहे वो किसी की निजी संपत्ति में हो, सरकारी संपत्ति में हो, भूमि में हो या नदी नालों में हो, वो उसको किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता और उत्तराखंड कांग्रेस का पूर्ण विरोध करते हैं।
ठीक है, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे 525 मिलियन बस्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है, लेकिन उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जहां एक और अवैध अतिक्रमण की अगर बात करें तो पूरे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया और ऐसे अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल जो विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है वो ये कि सिर्फ और सिर्फ गरीब के घर पर ही बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है, अमीरों की बिल्डिंगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। हालांकि कार्रवाई किस पर होती है तो देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ नरिया। नमस्कार।